बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जॉन मिल्टन। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे प्यूरिटन एज, क्योंकि इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री, इसके फेमस लिटरेरी वर्क्स और लास्ट पे इसका सबसे फेमस और मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट, इसे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने अपने लाइफ पीरियड के अंदर ना सिर्फ फेमस वर्क किया है बल्कि 3 शादियां भी की हैं। और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि जब इनकी उम्र 54 साल थी, यानी 54 ईयर्स थे, तो इन्होंने 20 साल की कैथरीन के साथ शादी की है, यानी लड़की की उम्र थी सिर्फ 20 ईयर्स। तो ये तमाम चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन का लाइफ पीरियड 9 दिसंबर 1608 से लेकर 8 नवंबर 1674 तक है। जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज के बहुत फेमस पोइट हैं, इसलिए इन्हें प्यूरिटन पोइट भी कहा जाता है। प्यूरिटन का मतलब ये है कि ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं। प्यूरिटन एज को वैसे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया गया था, लेकिन अब उसे दोबारा हल्का सा यहाँ पर टच कर लेते हैं, क्योंकि इस एज में जॉन मिल्टन ने इतना अच्छा वर्क किया है कि प्यूरिटन एज का नाम लें तो जॉन मिल्टन का नाम सामने आ जाता है। और जब जॉन मिल्टन का नाम लें तो हमारे सामने या पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इनकी लॉन्ग एपिक पोइम है जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, या प्यूरिटन एज का नाम हमारे सामने आता है। इन सिंपल वर्ड्स प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, जिस तरह से एलिजाबेथ एज को द विलियम शेक्सपियर की एज भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। शेक्सपियर की बायोग्राफी के ऊपर भी एक अलहदा से लेक्चर अपलोड है, अगर आप उसे देखना चाहें तो देख लें। जिस तरह से एज ऑफ चौसर, यानी उस एज के अंदर चौसर ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड डिवाइड किया गया ना, बिफोर द एज ऑफ चौसर और द एज ऑफ रिवाइवल, यानी कि वो एजेस जिनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करने वाले पोइट, राइटर, ड्रामाटिस्ट मौजूद हों, फिर उन एजेस को उनके नाम से भी याद किया जाता है। प्यूरिटन एज बेसिकली प्यूरिटन एज के अंदर इंग्लैंड के ऊपर कोई भी किंग हुकूमत नहीं कर रहा होता, बल्कि इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत होती है पार्लियामेंटेरियंस की। प्यूरिटन एज से पहले इंग्लैंड पर हुकूमत करते रहे हैं रॉयल्स फैमिली के लोग, यानी जब एक किंग की डेथ हो जाती थी तो इसकी जगह पर इसका बेटा या कोई इसकी बेटी क्वीन या किंग बन के आ जाया करते थे, और जनरल पब्लिक में से कोई भी किंग या क्वीन नहीं बन सकता था। ये था उस वक्त का निज़ाम, रॉयल सिस्टम जिसे कहते हैं। लेकिन जब प्यूरिटन एज आती है तो इंग्लैंड पर हुकूमत होती है पार्लियामेंटेरियंस की, और पार्लियामेंटेरियन के लीडर होते हैं ओलिवर क्रोमवेल, जो के लीडर थे प्रोटेस्टेंट्स के। तो बेसिकली प्रोटेस्टेंट ही प्यूरिटन्स हैं। इससे पहले की एज यानी कैरोलाइन एज के अंदर चार्ल्स फर्स्ट को इंग्लैंड की जनरल पब्लिक ही उसकी बनाई गई गलत पॉलिसियों से तंग आकर बिहेडेड कर देती है, मार देती है। तो इस तरह प्यूरिटन एज के अंदर इंग्लैंड पर हुकूमत होती है प्रोटेस्टेंट्स की या प्यूरिटन्स की। और याद रखिएगा कि प्यूरिटन एज के अंदर थिएटर्स को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था 1642 से लेकर 1660 तक। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो प्यूरिटन थे ये एक्सट्रीम लेवल के प्रोटेस्टेंट थे, यानी इन्होंने चर्च और प्रीस्ट तक को रिजेक्ट कर दिया था, इस सेंस में कि ये कहते थे कि आप गॉड के ठेकेदार हैं, कि अगर हमसे गुनाह हो जाए तो उसको माफ़ करवाने के लिए हम चर्च को फंड्स दें। हमारा भी तो वही गॉड है ना, हम खुद उससे जो है वो माफ़ी मांग सकते हैं, हमें माफ़ी मांगने के लिए चर्च को फंड्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये थे क्रिश्चियन ही, मज़हब को ये भी मानते थे, लेकिन ये जिस तरह से कहते हैं नहीं मॉडर्न थे, ये पढ़े लिखे लोग थे। यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इनका कंपिटेटर दूसरा तबका है कैथोलिक, ये उन्हें कहते थे कि हमें गॉड से फॉरगिवनेस करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही गॉड से फॉरगिवनेस कर सकते हैं। और ये बाइबल की ट्रांसलेशन भी खुद करते थे। यानी इन तमाम बातों से वाज़ेह होता है कि ये थोड़े एक्सट्रीम थे मज़हब को लेकर ना, थोड़े से ज़्यादा ही जिस तरह से इन्हें नॉलेज होता है, तो चीज़ों को ना, बारीक चीज़ों को भी ये जज करते थे। इसलिए इन्होंने आते ही सबसे पहले थिएटर्स को बंद किया है। इसके बाद ये ब्लैक ड्रेस पहनते थे और ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं थे, जोकिंग वगैरह नहीं करते थे ज़्यादा। और इन्होंने कहा था संडे फॉर चर्च, यानी जो संडे की छुट्टी होती है उसके अंदर आप चर्च में जाएं, वहाँ पर गॉड की इबादत करें, जो भी आप करना चाहते हैं। यानी वो भी फजूलियात में गुजारने की इन्होंने इजाज़त नहीं दी। ये तमाम हिस्ट्री यहाँ डिस्कस करने का मकसद है कि जब हम अब जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे तो आप इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर, आप इसके लिटरेरी वर्क्स के अंदर ये तमाम चीज़ें खुद जज करेंगे, क्योंकि ये भी पर्टन पॉइंट ही थे। लाइफ हिस्ट्री। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड। यानी जॉन मिल्टन इंग्लैंड में बड़े शहर लंदन के पास एक और छोटा लोकल सिटी है जिसका नाम चीपसाइड है, वहाँ पर एक स्ट्रीट जिसका नाम ब्रैड स्ट्रीट है, वहाँ पर पैदा हुए हैं।
जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर फेमस सिटी है और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट कसूर, पतोकी जैसे और सिटीज़ भी लग रहे हैं, ये इसके लोकल सिटीज़ में आ जाते हैं। जिस तरह से आप इंडिया की मिसाल ले लें कि इंडिया के अंदर और दिल्ली और बम्बई है, ये बड़े सिटीज़ हैं, इनके साथ और भी छोटे छोटे सिटीज़ मौजूद हैं। तो जॉन मिल्टन चीप साइड ब्रेड स्ट्रीट नाम की जगह पर पैदा हुए हैं। His father name was John Milton. He was a scrivener and also interested in music. His mother name was Sarah Joffrey. यानी जॉन मिल्टन के जो फादर थे इनका नाम भी जॉन मिल्टन ही था। क्रिश्चियन मज़हब के अंदर आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि जूनियर और सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाकर नाम रख दिए जाते हैं। जिस तरह हिस्ट्री के अंदर चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड और जेम्स फर्स्ट जेम्स सेकंड जो हम सारा पढ़ के आए हैं, तो वो यही तरीकाकार था कि फर्स्ट और सेकंड लगा दिया जाता है, यानी जूनियर और सीनियर करके नाम बदल दिए जाते हैं। जॉन मिल्टन का एक बेटा भी था जिसकी डेथ अर्ली एज के अंदर ही हो गई थी, उसका नाम भी जॉन मिल्टन ही था। यानी हम इसको समझने के लिए जो इनका फादर है इन्हें जॉन मिल्टन सीनियर या फर्स्ट और ये जॉन मिल्टन सेकंड, और इनके बेटे की तो जल्द ही डेथ हो गई थी, अगर वो सरवाइव करता तो वो जॉन मिल्टन थर्ड होता। और इनके फादर प्रोफेशनल यानी पेशे के एतबार से स्क्रीवेनर थे। स्क्रीवेनर होता है महाजन, यानी ऐसे लोग जो कि पैसों का ही व्यापार करते हैं। जिस तरह से सूद के ऊपर आप कह सकते हैं कि वो लोगों को रकमें दिया करते थे, यानी 50,000 दिया और 1 साल के बाद आप मुझे इसके ऊपर 10% या 20% इंटरेस्ट देंगे, तो इसे कहते थे स्क्रीवेनर। ये इनके फादर थे जॉन मिल्टन। और इनकी मदर का नाम था सारा जॉफ्री, जो कि एक वेल्थी मार्चेंट की डॉटर थी, यानी एक अमीर तरीन ताजर की बेटी थी। इस तरह से आप हिसाब लगा लें कि जो जॉन मिल्टन था ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, यानी अच्छे खासे घर से बिलोंग करता था। जॉन मिल्टन स्टार्ट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम होम प्राइवेट ट्यूशन, यानी जॉन मिल्टन जो कि हमने पहले ही देख लिया है एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन की शुरुआत की है घर में ही। इन्होंने प्राइवेट टीचर हायर कर लिया था जिसका नाम था थॉमस यंग। चूँकि खुद थॉमस यंग स्टीवर्ट एंड्रयू यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री होल्डर थे और इनको पोइट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी वजह से जॉन मिल्टन के अंदर भी इनकी अर्ली एजुकेशन से ही या यूँ कह लें कि घर ही से इन्हें पोइट्री की तरफ इंटरेस्ट बेदार हो गया। जॉन मिल्टन की फैमिली में कुल ये 6 बहन भाई थे, जिनमें से 3 बच्चों की डेथ तो उनके पैदा होते ही यानी अर्ली एज के अंदर ही हो गई थी। इसके अलावा जॉन मिल्टन का एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थी। इसकी बड़ी बहन का नाम था एनी और इसके यंगर ब्रदर का नाम था क्रिस्टोफर। अब एल्डर सिस्टर एन, जिसे एनी भी कहते हैं, और इसके यंगर ब्रदर क्रिस्टोफर की नाम और हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि जॉन मिल्टन ने जो आगे अपने वर्क्स लिखे हैं इनके अंदर इन्होंने जब भी इनके किसी करीबी की डेथ हुई है, इनके फ्रेंड की डेथ हुई है या इनकी मदर की डेथ हुई है या इनकी जो एल्डर सिस्टर एन है इसकी एक बेटी होती है जिसके जॉन मिल्टन मामा लगे, उसकी डेथ होती है इसकी भतीजी की, तो ये अपने वर्क्स लिखते हैं और वही वर्क्स इनके फेमस वर्क्स माने जाते हैं। देखें जॉन मिल्टन के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी और पोइट हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के पोइट नहीं हैं, किसी और लैंग्वेज से तलक रखते हैं, एक पोइट लिखता ही तब है जब उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस का सामना होता है या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का सामना होता है। दोनों सूरतों के अंदर ही एक पोइट अपनी पेन को उठाता है और लिखना शुरू करता है। और जॉन मिल्टन ने अपने लाइफ पीरियड के अंदर जब ज़्यादातर वो सैड रहे हैं, यानी ये फुल ब्लाइंड भी हो गए थे, अंधे भी हो गए थे, इन्होंने तब अपना फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, या यूँ कह लें कि अपनी डॉटर से हेल्प करके लिखवाया है, क्योंकि उस वक्त तो ये फुल ब्लाइंड हो चुके थे। इन तमाम चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। इन 1620 जॉन मिल्टन सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल, यानी 1620 के अंदर जॉन मिल्टन को घर में प्राइवेट ट्यूशन देने के बाद फिर जब स्कूल में भेजा जाता है तो इनकी तो पहले ही घर से बेस अच्छी खासी बन चुकी होती है, तो स्कूल में जाते ही ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा कमांड हासिल हो जाती है। वैसे तो जॉन मिल्टन को 9 ज़ुबानें यानी 9 लैंग्वेजेस आती हैं, जिनके अंदर इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश और डच लैंग्वेज शामिल है। लेकिन जॉन मिल्टन को अर्ली एज के अंदर ही ग्रीक और लैटिन के ऊपर अच्छी कमांड हासिल हो गई थी। अब जॉन मिल्टन जब घूमने फिरने जाया करते तो इनके लिए बड़ी आसानी होती थी, क्योंकि ये लगभग 9 लैंग्वेज जानते थे और जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के नेटिव जो लोग होते थे उनसे बात करने में इन्हें बड़ी आसानी रहती थी, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड होती थी। और याद रखिएगा कि 1620 के अंदर जब जॉन मिल्टन को
सेंट पॉल स्कूल भेजा गया है। तो इस वक्त इनकी उम्र थी 12 ईयर यानी 12 साल। और इस स्कूल के अंदर इनकी मुलाकात होती है चार्ल्स ड्यूडेटी से, जो कि इनके फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों क्लासमेट ही होते हैं। और यहाँ पर इनके फ्रेंड्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब 1638 के अंदर चार्ल्स ड्यूडेटी की डेथ होती है तो इस पर जॉन मिल्टन एक बड़ा फेमस वर्क लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जॉन मिल्टन की ज़्यादातर जो पोइट्री है वो है सैडनेस के ऊपर। जब भी इनकी फैमिली मेम्बर्स में से या इनके कोई करीब तरीन लोगों में से किसी की डेथ हुई है तो इन्होंने तब वर्क लिखा है। इसलिए ये तमाम पॉइंट मुश्किल हो या आसान, अगर आपको जॉन मिल्टन के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये तमाम पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। जॉन मिल्टन ज्वाइन करते हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज को, क्योंकि इन्हें प्रीस्ट बनने का शौक होता है। अब आप कहेंगे कि पहले तो आपने कहा है कि जॉन मिल्टन एक प्योरिटन पोइट थे यानी प्रोटेस्टेंट पोइट थे, तो ये फिर प्रीस्ट क्यों बनना चाहते थे? तो याद रख लें कि जो प्रीस्ट होता है लाजमी नहीं कि वो कैथोलिक ही हो, वो प्रोटेस्टेंट भी हो सकता है। जॉन मिल्टन के प्रीस्ट बनने का शुरू ही से ख्याल था और उसका मकसद ये था कि वो जो प्रीस्ट लोगों से इतने फंड्स लेते हैं लोगों के गुनाह माफ़ करवाने के लिए, अपनी तरफ से मज़हब के अंदर, रिलीजन के अंदर बातें शामिल करते हैं, वो उनसे लोगों को छुटकारा दिलाएं और एक अच्छे प्रीस्ट बनकर लोगों की खिदमत कर सकें। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन मिल्टन को क्राइस्ट कॉलेज के अंदर कहा जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, यानी जॉन मिल्टन की जो फिजिकल अपीयरनेस थी वो लड़कियों से मुशाबा रखती थी, यानी ये लड़कियों जैसे दिखाई देते थे, क्योंकि इनके बाल भी बड़े बड़े थे और लंबे थे और इनका रंग गोरा था और इनके फेस के ऊपर कोई हेयर्स भी यानी कि नहीं है, ये क्लीन शेव भी किया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश लिटरेचर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जॉन मिल्टन का नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इनकी जो ओरिजिनल पिक्स हैं वो आएंगी। और याद रखिएगा कि इनके स्कूल फ्रेंड चार्ल्स डीडियो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे और जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गए थे। 1626 के अंदर जॉन मिल्टन को कॉलेज से एक्सपेल भी किया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर जो ट्यूटर होते हैं जिनका नाम होता है विलियम चैपली, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ इनकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ दिनों के लिए कॉलेज से बदतरफ कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब ट्यूटर चेंज हो जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं और इनके नए ट्यूटर का नाम था नथानियल टोवी। जॉन मिल्टन ने 1629 के अंदर अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और इसके बाद 1632 के अंदर अपनी मास्टर की डिग्री को भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही हासिल किया है। जॉन मिल्टन ने अपने लाइफ पीरियड में 3 मैरिजेस की हैं और इनकी वाइफ्स के अंदर सबसे पहली बीवी थी मैरी पोवेल, जिसके साथ इन्होंने 1642 के अंदर शादी की है और 1652 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये कैथरीन से शादी करते हैं 1657 के अंदर, जिनकी डेथ हो जाती है 1658 में। अब ये मत सोचिएगा कि ये मतलब इसके साथ जो भी शादी करती है लेडी वो उसकी डेथ क्यों हो जाती है, उसको हम अलहदा आगे जाके डिस्कस करेंगे उसकी क्या वजूहात थी। और थर्ड नंबर पे ये शादी करते हैं एलिज़ाबेथ के साथ 1662 में। याद रखिएगा कि इनकी जो पहली शादी थी तब इनको सही नज़र आता था, तब ये ब्लाइंड नहीं हुए थे, लेकिन बाद की जो 2 शादियाँ हैं ये फुली ब्लाइंड थे, उस वक्त इन्होंने की हैं। राइटिंग स्टाइल। जॉन मिल्टन के फेमस वर्क्स को डिस्कस करने से पहले इनके राइटिंग स्टाइल को देख लेते हैं। जॉन मिल्टन का जो राइटिंग स्टाइल था वो था ग्रैंड स्टाइल, क्योंकि ये ग्रैंड थीम्स को ही लिया करते थे और इनकी जो पोइम की लाइंस हुआ करती थी वो लॉन्ग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती थी। और इसके अलावा ये अपने वर्क्स के अंदर एपिक सिमिली का यूज़ भी करते थे। ये वही सिमिली है जो हमने फिगर ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ी है। और ब्लैंक वर्स का यूज़ भी किया करते थे। ब्लैंक वर्स का भी आपको पता है कि आ पोएम विदाउट राइमिंग स्कीम बट डज हैव आयम्बिक पेंटामीटर। और ये अपने राइटिंग स्टाइल में अलूजन का यूज़ करते थे, यानी रेफरेंस कोड किया करते थे। फेमस वॉक। अप्रैल 1637 के अंदर इनकी मदर सारा जॉफरी की डेथ हो जाती है और नवंबर 1637 के अंदर ये एक हेरोइक पोएम लिखते हैं जिसका नाम होता है लेसिडस। और ये किंग एडवर्ड के जिनकी डेथ हो जाती है समंदर के अंदर जहाज़ डूबने की वजह से, उनके ऊपर लिखते हैं, जिसके अंदर इनकी मदद करते हैं हेनरी किंग, जो कि किंग एडवर्ड के भाई ही होते हैं। हेनरी किंग इनकी मदद इस तरह से करते हैं कि वो जिस तरह से जहाज़ डूबता है पानी के अंदर वो सारी सूरत हाल इन्हें बताते हैं और जिसके बाद ये उनके भाई एडवर्ड के ऊपर एक पोएम लिखते हैं। 1639 के अंदर इनके स्कूल फ्रेंड जिनका हमने पढ़ा था चार्ल्स डीडियो, जो कि स्कूल तक इनके साथ पढ़े हैं, बाद में एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाते हैं। वही इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है 1638 के अंदर और उस वक्त ये गए होते हैं यूरोप
यूरोप के टूर पर जॉन मिल्टन, और जब ये वापस आते हैं तो ये लैटिन लैंग्वेज में एक पोइम लिखते हैं चार्ल्स डिटियो की याद में, जिसका नाम होता है इम्पस्टा पोइम डेमोनिस। अब यहाँ पे नोट करते जाएं कि जो पॉइंट मैंने शुरू में बताया था, जिस तरह से इनके साथ कोई ना कोई वकूआ होता है, यानी इनके साथ जिस तरह से कोई ट्रेजडी होती है, इनकी मदर की डेथ हो जाती है, किंग की डेथ हो जाती है, इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो इस तरह से ये ना फिर अपने वर्क लिखते चले गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो 3 बीवियाँ थी, 3 वाइफ्स थी, उनकी डेथ पर इन्होंने कौन कौन से फेमस वर्क लिखे हैं और उनकी डेथ कैसे हुई है। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम होता है मैरी पोवेल। जब ये शादी करते हैं तो वाइफ की उम्र होती है 17 ईयर्स, यानी जो मैरी पोवेल होते हैं इनकी उम्र सिर्फ 17 साल होती है, और जॉन मिल्टन की उम्र होती है 34 ईयर यानी 34 साल। और इन दोनों ने जब शादी कर ली तो ये दोनों अच्छे से नहीं रह पाते, यानी मैच सूटेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो मैरी पोवेल थी ये जल्द ही अपनी फैमिली के यहाँ वापस लौट जाती हैं। और इसकी याद में इन्होंने जब इसे डिवोर्स वगैरह कर दिया तो एक वर्क लिखा है जिसका नाम है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। और इस मैरी पोवेल से इन्हें 3 डॉटर्स एंड अ सन, यानी 3 बेटियां और एक बेटा पैदा होता है। कैथरीन वुडकुक जॉन मिल्टन की ये सेकंड वाइफ होती हैं। 1656 के अंदर जॉन मिल्टन और कैथरीन वुडकुक मैरिज करते हैं। याद रखिएगा कि 1652 के अंदर यानी 1652 के अंदर जब जॉन मिल्टन की एज 44 ईयर थी, 44 साल के थे, तो इनकी आंखें ख़त्म हो जाती हैं, यानी ये ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। अब ये जो दूसरी शादी कर रहे हैं कैथरीन के साथ, इस वक्त ये ब्लाइंड हैं, लेकिन कैथरीन को इनके ब्लाइंडनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये इनकी गुड और फेथफुल वाइफ साबित होती हैं। और इनकी डेथ लेकिन जल्द ही हो जाती है। ये जॉन मिल्टन के साथ सिर्फ 14 माह ही रह पाती हैं, यानी 14 मंथ ही इनके साथ गुजारती हैं। और इनकी डेथ ऐसे होती है कि ये एक बच्चे को यानी बेटी को जन्म दे रही होती हैं जॉन मिल्टन की, तो इनकी डेथ हो जाती है। इनके ऊपर जॉन मिल्टन ने एक सोनेट भी लिखी है जिसका नाम है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन की दोनों वाइफ्स की डेथ हो चुकी है और जॉन मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो चुके हैं। और 1658 के अंदर जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट भी लिखते हैं, या यूं कह लें कि जॉन मिल्टन अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। और इनकी जो पहली वाइफ होती है जिसका नाम है मैरी पोवेल, उनसे इन्हें 3 बेटियां होती हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम बी मैरी पोवेल होता है। वो इनकी लिखने में हेल्प करती हैं, यानी ये बोल देते हैं और वो लिख देते हैं। और इस तरह पैराडाइज लॉस्ट लिखते हुए जॉन मिल्टन की मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ के साथ। एलिज़ाबेथ के साथ मुलाकात से बात आगे बढ़ती है और 1662 के अंदर इन दोनों की शादी हो जाती है। और इस वक्त 1662 के अंदर जॉन मिल्टन की जो एज होती है वो होती है 54 ईयर्स यानी 54 साल, और लेकिन जो एलिज़ाबेथ होती है इसकी उम्र सिर्फ होती है 20 साल, 20 ईयर्स। लेकिन एलिज़ाबेथ कैथरीन से कोई भी इन्हें औलाद नहीं होती। इनके ब्लाइंडनेस के पीछे हिस्ट्री में ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क लिखा है इसके अंदर इन्होंने एडम एंड ईव और सैटन का जो जिस तरह से उन्हें हेवन से निकाल दिया गया था, अर्थ पर भेज दिया गया था, उन चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन इन्होंने जो सैटन है उसे एक हीरो बनाकर सामने लाए हैं, यानी हीरोइक क्वालिटीज़ उसके अंदर इन्होंने दिखाई। अब सैटन के अंदर दिखाई जाने वाली तमाम क्वालिटीज़ को इन्होंने हीरोइक क्वालिटीज़ की तरह रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। जॉन मिल्टन ने अपने इस वर्क को 1658 से लेकर 1665 तक कंप्लीट किया है और इसके बाद 1667 के अंदर इसको पब्लिश करवा दिया गया। लेकिन जब इन्हें पब्लिश करवाया गया तो इनकी डिवीज़न की गई थी 10 बुक्स के अंदर, लेकिन जब बाद में इसका सेकंड एडिशन आता है पैराडाइज लॉस्ट का, तो इसके बुक्स के नंबर बढ़ाकर 12 कर दिए गए। पैराडाइज लॉस्ट में यूज्ड किए जाने वाले करेक्टर्स में बेसिक एडम एंड ईव, गॉड और सैटन को ही इसने लिया है। और जिस तरह से उनको फिर हेवन से निकाला गया, यानी फॉरबिडन ट्री से फल तोड़कर खाने की वजह से एडम एंड ईव को फिर अर्थ पर भेज दिया गया, किस तरह से ईव एडम को बहला देती है, और ये तमाम चीज़ें इसने अपनी इस लॉन्ग एपिक पोइम के अंदर डिस्क्राइब की हैं। 1671 के अंदर पैराडाइज लॉस्ट का एक सीक्वल भी आता है। सीक्वल से मुराद होता है जिस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 हम कहते हैं, इसी तरह से इसका 1671 के अंदर पैराडाइज री अगेन्स के नाम से एक सीक्वल भी आया है।
1630 के अंदर जॉन मिल्टन एक वर्क लिखते हैं जिसका टाइटल होता है ऑन शेक्सपियर, और ये एक अनोनिमस वर्क है, यानी ऐसा वर्क जिसके ऊपर लिखने वाले का नाम ना लिखा हो, यानी इसके पोइट राइटर का नाम ना पता हो, तो उसे कहते हैं अनोनिमस वर्क। ऑन द शेक्सपियर जो था ये भी एक अनोनिमस वर्क था जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। और इस वर्क को शेक्सपियर के जो दो फ्रेंड थे, हेमिंगवे और चार्ल्स कॉन्डेल, उन्होंने जब शेक्सपियर की डेथ के बाद इनके वर्क्स को फोलियो में पब्लिश करवाया है, तो सेकंड फोलियो के अंदर इंक्लूड किया गया है जिसकी डेट 1632 है। इस वर्क के बाद जॉन मिल्टन 5-6 साल तक सिर्फ सोनेट्स ही लिखते रहे हैं जो कि कल्चरल सोशल लाइफ से रिलेटेड होती थी। जॉन मिल्टन के फेमस वर्क्स के अंदर, जिस तरह से मैंने बताया था कि जब जॉन मिल्टन को घर के अंदर अर्ली एजुकेशन दी जाती थी और इनके फादर जो थे जिनका नाम जॉन मिल्टन सीनियर था, उनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक के अंदर, तो इन्होंने घर में रहते ही अपने बचपन ही में 2 गीत लिख डाले थे। 1628 के अंदर जॉन मिल्टन एक एलजी पोइम लिखते हैं जिसका नाम होता है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ। ये पोइम इनकी एल्डर सिस्टर जिनका नाम एन होता है, इसकी 2 साल की बेटी की जब डेथ हो जाती है, यानी जॉन मिल्टन की भतीजी की जब डेथ होती है, तो तब ये वो एल्गी पोइम लिखते हैं। और याद रखिएगा कि इस पोइम को पब्लिश्ड नहीं किया गया बल्कि उन्होंने लिखा ही है। और इस सीरियस एल्गी पोइम को लिखते वक्त जॉन मिल्टन की उम्र होती है 20 ईयर्स यानी 20 साल। दिसंबर 25 यानी 1629 के अंदर जब जॉन मिल्टन 21 ईयर्स ओल्ड 21 साल के हो जाते हैं, तो ये एक ऑड लिखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ओल्ड क्रिसमस के दिन ही लिखते हैं और इसका नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मेजर थीम इन जॉन मिल्टन वर्क। जॉन मिल्टन के जो थीम्स होते हैं इनके अंदर जेलसी, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, ड्रेड एंड फेरियर, लव, प्राइड एंड इट्स रूल, इनोसेंस, लाइज एंड डिसीट्स, इस तरह के इनके वर्क्स के अंदर थीम्स थे। और बिलाखिर 8 नवंबर 1674 के अंदर जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि जॉन मिल्टन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनका पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है उसे डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।